एवरीवन गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की जो हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं उसमें टॉपिक 3 के रूप में हम लोग ने वैदिक काल या वैदिक पीरियड को स्टार्ट किया था। इसमें अब तक हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा है, जिसमें पूर्व वैदिक काल पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जबकि पार्ट 3 में हम लोग ने उत्तर वैदिक काल को स्टार्ट किया था, जिसमें उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। इस लास्ट पार्ट में और इस वैदिक काल के लास्ट क्लास में भी हम कह सकते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल को पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे और उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था क्या थी उस काल में, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइज, इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। गाइज, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी का, यूपी का या कहीं का सुपर टेट हो जिसमें वैदिक काल या वैदिक पीरियड एज ए टॉपिक इंक्लूड होगा, ये उम्मीद करेंगे अगर आपने चारों पार्ट अच्छे से कंप्लीट किया है तो कि आप कोई सा भी प्रश्न हो, कहीं का भी किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज, उत्तर वैदिक काल की अगर अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करें तो इस समय काल में जो लोगों का जीवन था वह अस्थायी जीवन हो चुका था और कृषि मुख्य पेशा हो चुका था, जबकि पूर्व वैदिक काल में हम लोग ने पढ़ा था कि लोगों का जो नेचर था वह घुमक्कड़ किस्म का था और उस समय काल में लोगों का जो मुख्य पेशा था वह पशुपालन हुआ करता था। इस काल में जो लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया था वो था एग्रीकल्चर और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पशुपालन हो गया था। समस्त प्राकृतिक प्रक्रियाओं का साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है। कृषि से संबंधित जो समस्त प्रक्रियाएं थी, किस प्रकार की कृषि कैसे क्या होता था, इन सभी चीज़ों का हमें साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। प्रश्न बनता है उत्तर वैदिक काल में कृषि से संबंधित साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो यह साक्ष्य हमें शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस समय काल में हल का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। गाइज, 1000 बीसी के आसपास लोहे का प्रयोग हुआ था। इसी वजह से उत्तर वैदिक काल को लौह युगीन काल भी माना जाता है, क्योंकि इस समय काल में ही सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था और लोहे की खोज एक तरीके से क्रांतिकारी खोज थी। इसके पश्चात कृषि में बहुत ही तीव्र गति से विकास प्रारंभ होता है, क्योंकि हल का प्रयोग हुआ था और वह लोहे का प्रयोग करके हल बनाया जाता था। और हल कितना महत्वपूर्ण है कृषि के लिए आप समझ ही सकते हैं। हल को ग्रंथ में, हल को जो साहित्य है उसमें साहित्य में प्रविरवम या पवरिवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। हल के लिए प्रविरवम या पवरिवंत शब्द का प्रयोग किया गया है हल को बताने के लिए कि हल के लिए जो संबोधन किया गया है हल ना प्रयोग करके वह था प्रविरवम या पवरिवंत शब्द। अनाज को ब्रह्म कहते हैं। साहित्य में अनाज को ब्रह्म कहा गया है और किन किन अनाजों का प्रयोग हुआ था, अनाज के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। वह थे चावल, गेहूं, जौ, मक्का, तिल, उड़द आदि। इन सभी अनाजों की खेती उस समय काल में होती थी। कृषि में वैज्ञानिक का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। एक कृषि वैज्ञानिक का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है, उनका नाम था पृथुवन्य। पृथुवन्य नामक कृषि वैज्ञानिक का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अकाल की जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद में पहली बार देखने को मिलती है। प्रश्न बनता है अकाल की जानकारी पहली बार किस उपनिषद में देखने को मिलती है, वह था छांदोग्य उपनिषद। भूमिदान का साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ था। इस समय काल तक जो साहित्य लिखे गए उनसे भूमिदान का किसी प्रकार का साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। पशुपालन इस समय काल में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया था। द्वितीय पेशा कौन सा था? पशुपालन। अथर्ववेद में देवताओं से पशुओं की वृद्धि की कामना की गई है। अथर्ववेद में देवताओं से पशुओं की वृद्धि की कामना की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। शिल्प का विकास हुआ था, लेकिन अर्थव्यवस्था में लाभ हुआ था ऐसा कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। व्यापार, यानी व्यापार को क्या बोलते थे? श्रेष्ठी पद्धति क्या प्रयोग होती थी उस समय काल में, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था। मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन इसके पश्चात महाजनपद काल में हमें देखने को मिलेगा। तो मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो इस वजह से व्यापार किस प्रकार का था? वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करके व्यापार किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें आदान प्रदान करके व्यापार किया जाता है, यानी कि मुद्रा का प्रयोग न करके एक वस्तु ले करके दूसरी वस्तु या दूसरी से अपनी सेवा को प्रदान करने की प्रथा रही है उस समय काल में। लोहे को श्याम, अयस्क और लोहे को क्या कहा गया है? श्याम या अयस्क, जबकि सोने को निष्क या सतनाम नाम से संबोधित किया गया है। महाजनी प्रथा की शुरुआत इस समय काल में देखने को मिलती है। महाजनी प्रथा को क्या बोलते हैं? कुसीदी, और महाजन को कुसीदिन नाम से संबोधित किया गया है। गाइस, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम का जो आजकल लेवल है वो
काफ़ी हाई रहता है। तो ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आप चाहे इनको नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें, वो सबसे अच्छा है, और उसके बाद 2-3 बार वीडियो को देख लें, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये 2-3 बार आप वीडियो को देखें और फिर उसके बाद उसको देखकर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको भी याद हो जाएगा ये। धर्म अत्यधिक अत्यधिक हो गया था, धार्मिक कर्मकांड काफ़ी अधिक होने लगे थे इस काल में। यज्ञ कर्मकांड काफ़ी अधिक प्रचलन में था, जिसमें पशु बलि होती थी और अनाज का काफ़ी आहुति में प्रयोग होता था, जिससे एक तरीके से नुकसान होता था, जिसके विरोध में कई ज्ञान मार्गी उपनिषदिक विचारों का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तो जनता से काफ़ी अधिक मात्रा में राजा टैक्स वसूलने लगे, और फिर उस अनाज का प्रयोग वह इन सारी चीज़ों में करते थे, अपव्यय एक तरीके से होता था। तो इन्हीं चीज़ों के विरोध में कि जिसको ज़रूरत है उसको तो कमी महसूस हो रही है, लेकिन एक दूसरी तरफ हमें इसका अपव्यय देखने को मिलता है। तो इनके विरोध में ज्ञान मार्गी उपनिषदिक विचारों का आरंभ हो जाता है इसी काल में। ब्राह्मणवादी कर्मकांड देखने को मिलता है, जिसमें प्रजापति प्रमुख देवता था निर्माण के। प्रजापति प्रमुख देवता थे निर्माण के। ब्राह्मणवादी यज्ञ कर्मकांड का प्रारंभ हो जाता है, जिसमें प्रजापति सर्व प्रमुख देवता माने जाते थे निर्माण के। अवतारवाद या भक्ति सिद्धांत का आरंभ इस समय काल में देखने को मिलता है। अवतारवाद और भक्ति, अवतारवाद मतलब अवतरित होने की जो एक भगवान के अवतरित होने का, और भक्ति सिद्धांत का आरंभ इस काल में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपनिषदिक विचार, उपकर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा। उपनिषदिक विचार में हमें क्या देखने को मिलता है? कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा का विचार हमें उपनिषदिक विचार में देखने को मिलता है। बहुदेववाद सिद्धांत खारिज कर अद्वैतवाद का पालन हमें उपनिषदिक विचार में देखने को मिलता है। बहुदेववाद का सिद्धांत को खारिज करके अद्वैतवाद के सिद्धांत का पालन करने के साक्ष्य हमें उपनिषदिक विचार में देखने को मिलते हैं। ईश्वर आत्मा प्रकृति एक ही है, सामूहिक रूप से ब्रह्म कहलाती है। उपनिषदिक विचार के अनुसार ईश्वर आत्मा और प्रकृति सभी एक हैं और सामूहिक रूप से ब्रह्म कहलाते हैं। रचनाएं किस प्रकार की हुई थी? गद्य शैली में हुई थी, पद्य शैली में हुई थी, और प्रश्नोत्तर शैली में इस समय काल में रचनाएं हुई थी, जिसमें प्रश्नोत्तर शैली में सर्वाधिक रचनाएं देखने को मिलती हैं। गाइज, अगर आपको कंटेंट पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, इससे काफ़ी मोटिवेशन होता है। सामाजिक व्यवस्था नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था का जो स्वरूप इस समय काल में था वह जाति प्रधान हो गई थी, ना कि कर्म प्रधान। जबकि पूर्व वैदिक काल में हम देख रहे थे उस समय काल तक कर्म प्रधान था, ना कि जाति प्रधान थी। जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते जाति प्रधान हो जाती है, ना कि कर्म प्रधान रहता है। वर्ण व्यवस्था कठोर रूप से स्थापित हो चुकी होती है उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था, वर्ण और जाति, आश्रम, पुरुषार्थ, इन सारी चीज़ों का इन सभी चीज़ों को हम उत्तर वैदिक काल में काफ़ी वृहद रूप में देखते हैं। जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था काफ़ी कठोर रूप में स्थापित हो चुकी होती है। तो वर्ण किस प्रकार के वर्ण मूलतः उस समय काल में थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण हमें उस समय काल में देखने को मिलते हैं। द्विज यानी दोबारा जन्म लेने की जो एक विचार था उसे हम द्विज कहते हैं। उपनिषदों में उसे द्विज नाम से संबोधित किया गया है, यानी जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 धर्म थे, इन्हें चुनौती ज्ञान में, ब्राह्मणों को चुनौती ब्राह्मण मूलतः ज्ञान के लिए जाने जाते थे, लेकिन इन्हें हम देखते हैं कि कई क्षत्रियों ने भी चुनौती ज्ञान के मामले में दिया है। जैसे एग्जाम्पल हैं इनके जनक, विश्वामित्र, प्रवाहन और जैवली, ये सभी क्षत्रिय थे और इन्होंने ब्राह्मणों को ज्ञान के मामले में भी काफ़ी हद तक चुनौती दिया है। वैश्य जो उस समय काल का एक वर्ण था, वह एकमात्र करदाता था जो कर देता था राजा को, जिससे प्रशासनिक निर्णय या प्रशासनिक व्यय राजा कर पाता था। एकमात्र करदाता कौन था इस समय काल में? वैश्य। उसका कार्य क्या होता था? वह कृषि करता था, पशुपालन करता था, व्यापार करता था, शिल्प करता था। एकमात्र करदाता के लिए अन्यस्क बलीकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, या अन्यस्क बलीकृत शब्द का प्रयोग हुआ है।
ओके फ्रेंड्स, वो राजा लेता था, इस वजह से राजा को भी एक नाम दिया गया है। राजा को विषमता कहा गया है। राजा को किस नाम से संबोधित किया गया है? टैक्स लेने के कारण राजा को भी एक नाम दिया गया है और उसे विषमता नाम से संबोधित किया गया है। ओके गाइज, एकमात्र करदाता कौन था? एकमात्र करदाता वैश्य था, जिसका कार्य होता था कृषि करना, पशुपालन, व्यापार, शिल्प आदि वैश्य के कार्य होते थे और वह एकमात्र करदाता होता था। इसके लिए उसे एक नाम से संबोधित किया गया है। अन्य से बलिकृत शब्द से उसे उसके लिए प्रयोग किया गया है। क्योंकि राजा टैक्स लेता था, इस वजह से राजा को भी एक नाम दिया गया। राजा का नाम विषमत्ता कहा गया है। राजा को विषमत्ता कहा गया है। अगला जो पॉइंट है वह है शूद्र। शूद्र का कार्य सेवा करना होता था और शूद्र के लिए भी एक शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि वह सेवा करता था। अन्यस्य प्रस्य शब्द का प्रयोग शूद्र के लिए देखने को मिलता है। शूद्रों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में अच्छी थी। इसके कुछ प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे निम्न शब्दों का प्रयोग होने के कारण हमें यह आभास होता है कि इनकी स्थिति उस समय काल में अच्छी थी, क्योंकि धनी शब्द उनके साथ जुड़ने के कारण यह प्रतीत होता है कि उनकी स्थिति अच्छी थी। धर्म दर्शन की पुस्तकों का प्रयोग करने के कारण राज्याभिषेक में इन्हें निमंत्रण मिलता था। अस्पृश्यता उस उत्तर वैदिक काल में नहीं थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि छुआछूत जैसी कुप्रथा उस समय काल में नहीं थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्त्री दशा में गिरावट देखने को उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्री दशा में गिरावट देखने को मिलता है। अथर्ववेद में कन्या जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। अथर्ववेद में कन्या जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ण और जाति। आमतौर पर यह अवधारणा होती है कि वर्ण और जाति एक ही है, लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ण कितने थे और जातियाँ कितनी हैं। वर्णों की संख्या 4। कौन कौन से वर्ण थे? हमने पहले पढ़ा अभी थोड़ी देर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों की कुल संख्या कितनी? 4 होती है, जबकि जातियाँ अनेकों हैं। ओके फ्रेंड्स, आश्रम व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में मानव को संगठित और व्यवस्थित रखने के लिए एक व्यवस्था का विकास किया गया, जिसे हम आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसका संबंध पुरुषार्थ और वर्ण व्यवस्था से था। वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थ से आश्रम व्यवस्था का संबंध था और इस व्यवस्था का विकास मानव जीवन को व्यवस्थित और संगठित करने के लिए उत्तर वैदिक काल में इसका विकास किया गया। पुरुषार्थ कितने थे? पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं। आश्रम व्यवस्था में 4 जो भी चीज़ें आश्रम व्यवस्था में देखने को मिलती है, उसका सबसे पहले उपयोग हमें किस जगह देखने को मिलता है? वह था जाबाल उपनिषद, यानी जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और कौन कौन से अवस्थाएं थी इसमें? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 इस अवस्थाओं का वर्णन आश्रम व्यवस्था में किया गया है। इसका विकास कब हुआ था? इसका विकास शुरू के जो 3 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनका विकास शुरू की जो 3 है, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनका विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जबकि जो चौथी है संन्यास, इसका विकास सूत्र काल में हुआ था, जिसका समय काल था 6 से 4th BC। ओके फ्रेंड्स, शुरू की जो 3 थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनका विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जबकि चौथी जो कि संन्यास था, इसका विकास सूत्र काल में हुआ था, जिसका समय काल था 6 से 4th BC के आसपास। नेक्स्ट है पुरुषार्थ। किस पुरुषार्थ का संबंध किस अवस्था से था? ब्रह्मचर्य का संबंध सीधे धर्म से था। ब्रह्मचर्य का संबंध धर्म से था। जबकि जो नीचे की 2 हैं, गृहस्थ का संबंध अर्थ और काम से था। यानी कि गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति होता था तो उसका एक तो वैवाहिक जीवन होता था और दूसरा वह परिवार के भरण पोषण के लिए व्यवसाय या किसी प्रकार का कार्य करता था, जिससे उसे जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। नेक्स्ट है संन्यास, जिसका सीधा संबंध मोक्ष से है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है संस्कार। संस्कार कितने होते थे? संस्कारों की कुल संख्या है 16। ओके फ्रेंड्स, गर्भधारण से लेकर अंत्येष्टि तक कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? गर्भधारण से लेकर अंत्येष्टि तक कुल संस्कारों की संख्या है 16।
ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है वैदिक काल का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।